नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है वेरोनिका नाम की एक मूवी के बारे में, या कहें कि मूवी पे फिल्माए गए असली पात्र के बारे में। स्पेन के मैड्रिड में एक पुलिस स्टेशन में एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें आज भी रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं। इस केस को अनएक्सप्लेन्ड ही बोला जाता है। इस केस का कोई कंक्लूजन निकालने में मैक्सिकन पुलिस नाकामयाब रही है। इस केस को पैरानॉर्मल का मेजर केस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका गवाह कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा परिवार था, और उस परिवार के साथ साथ उसके आस पड़ोस के लोग, उनके दोस्त यार, और इसके साथ साथ एक मैड्रिड के ही नेशनल पुलिस ऑफिसर भी। इसके अलावा एक ऑफिसर की टीम भी और कुछ सूडो फेमिनिस्ट के साथ उस जगह को, उस घर को, उस स्पॉट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें पाई, यानी कि उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनको लगा कि इस जगह पे वाकई में कुछ गड़बड़ है। ये केस फेलेंसिया केस नाम से वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। स्पेन के साउथ मैड्रिड में वेलेंसिया नाम की जगह पे लुइस मैरन स्ट्रीट पे एक अपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि मौजूद तो आज भी है। इस अपार्टमेंट के पोर्टल नंबर 8 में उस वक्त एक फैमिली रहा करती थी, कंसेप्शन गुटरेज एंड मैक्सिमा गुटरेज। ये अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पे रहा करते थे। घर की सबसे बड़ी बेटी का नाम स्टेफेना लुजारो था, जिसका जन्म 1973 में हुआ था। हाँ, 1973 में। ऐसा बताया जाता है कि 1973 से 1990 तक ना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 1990 में जब स्टेफना 18 की हुई तो उसका कॉलेज जाना शुरू होता है, और सब कुछ एकदम नॉर्मल ही चल ही रहा था। होता क्या है, अचानक एक दिन स्टेफना का बर्ताव ना कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगती है, और बहकी बहकी बातों के साथ में ही वो उस वक्त ना घर की दीवारें जो होती थी वो लकड़ी की बनी हुई होती थी। उस जमाने की बात है ये। तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो निशान बना रही थी उन लकड़ियों पे अपने नाखून से, कुछ आकृतियां बना रही थी। हद तो तब पार हो गई जब स्टेफना ने अपने सबसे छोटे भाई को जान से मारने की कोशिश की, और पूछने पे स्टेफना का जवाब कुछ अजीब सा ही था। उसका कहना था कि वो ये सब चीज़ें खुद नहीं करती है, और उसे याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ घटा भी, ऐसा कुछ हुआ भी है। उसे जो याद था वो उसे ये याद था कि रात में सोने से पहले उसको अपने कमरे में 4 काले साए दिखाई दिए। वो जो साए थे ना, उनकी शक्ल नहीं थी, वो पूरे काले साए थे। स्टेफना के मुताबिक जब जब वो उसको दिखते हैं ना तो ऐसी गड़बड़ गड़बड़ चीजें होती हैं। अब स्टेफना की हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी, वो पतली होती जा रही थी। तो शायद इसी वजह से उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा ना कि क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इस वजह से उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं, और ये सब चीज़ों को ना बड़ा नॉर्मली लिया गया। एक दिन स्टेफना के कॉलेज जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसके रूम में एंटर करते हैं, और उनके रूम में उनकी नज़र ना एक किताब पे पड़ती है। वो तंत्र मंत्र की किताबें थी। अब तलाशी लेने पे स्टेफना के कमरे में उनको आहूजा बोर्ड दिखता है, और कई सारी ढेर सारी किताबें दिखती हैं जिनमें आत्माओं से कांटेक्ट करने का, आत्माओं से बातें करने का ना अलग अलग तरीके की विधियां लिखी थी। इन सारी किताबों को एक साथ उठाकर स्टेफना के पेरेंट्स ने किताबों को स्टेफना के रूम के बाहर फेंक दिया। अब उनको क्या लगा था ना कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। उसी दिन रात में स्टेफना के रूम से
अलग अलग तरीके की आवाज़ें आने लग गई। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती, स्टेफना की आवाज़ आती, दरवाज़ों पे खरोचने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई दरवाजे पे खरोच रहा हो। अच्छा, इन सब चीज़ों के ना घर वालों को ना बड़ा डर लग रहा था। और क्योंकि ये परिवार कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करने वाला परिवार था, तो ये एक प्रीस्ट के पास भी स्टेफना को लेके जाते हैं। ये प्रीस्ट भी अपना जो तरीके उनके होते हैं उन तरीक़ों से उनको ठीक करने की कोशिश करता है, हालांकि उससे कोई ख़ास फ़ायदा मिलता नहीं है स्टेफना को। शायद इसीलिए घर वाले जो हैं वो मेडिकल चेकअप का भी रास्ता, यानी कि मेडिकल हेल्प का भी रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल हेल्थ चेकअप्स वगैरह करवाए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि किसी में कुछ भी निकला नहीं, कोई बीमारी नहीं थी स्टेफना को। लेकिन दिख सबको रहा था कि स्टेफना की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टेफना को एक हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया गया। ये बात है 14 जुलाई 1990 की, जब स्टेफना को एडमिट कराया गया था। उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें, कैसे, कौन सी दवाई, क्योंकि आखिर मर्ज का पता ही नहीं था, तो दवाई किस चीज़ की दी जाए समझ ही नहीं पा रहे थे लोग। डॉक्टर्स की टीम परेशान थी। आखिर 3 दिन बाद, यानी कि 14 जुलाई से 3 दिन बाद स्टेफना की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ही। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेफना को जब एडमिट करवाया गया था तब भी उसके ऑर्गन्स जो थे वो नॉर्मल कंडीशन में थे। स्टेफना के मौत के बाद भी स्टेफना के ऑर्गन्स नॉर्मल कंडीशन में थे। डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऑर्गन्स फेलियर भी नहीं है तो दिक्कत क्या है। तो फिर पोस्टमार्टम में निकल कर आता है कि स्टेफना की जो मौत है वो दम घुटने से हुई है। अचानक किसी चीज़ के दम घोटने से या फिर दम घुटने से हुई। कैथोलिक रिचुअल्स के हिसाब से स्टेफना की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और जो स्टेफना की मदर होती हैं वो उसके कमरे को ना पहले जैसे कि 1-2 दिन पहले था नॉर्मल, वैसा ही करके उस कमरे के ना बाहर से ताला लगा देती। सब कुछ नॉर्मल होने चलता ही है कि कुछ ही हफ्ते बीते थे। एक दिन रात में कमरे से ना चीखने की आवाज़ें आने लगी। कमरे से कुछ अलग अलग आवाज़ें भी आ रही थी। तब घर वालों ने कमरे का ताला खोलकर देखा। उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पे ताज़ा नाखूनों से खरोचने के निशान हैं। और सबसे बड़ी बात, कमरे का जो तापमान था वो कमरे के बाहर के तापमान से कई गुना ज़्यादा ठंडा था। रात बहुत हो रही थी, तो दोनों लोगों ने ये सोचा कि अभी चलते हैं और सुबह इस चीज़ को देखा जाएगा कि ये क्या मसला है। अगले दिन सुबह माहौल कुछ ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मतलब एकदम साधारण दिन। वो भी कमरे में वापस अंदर गए दोनों लोग, और देखते हैं कि कुछ भी तो नहीं महसूस हो रहा है। और रात होते ही आज फिर से उनको वही सारी चीज़ें दोबारा से देखने को मिली। जैसे ही आवाज़ें शुरू हुई चीखने चिल्लाने की, वो कमरे से अपने भाग के निकल के आए तो वो क्या देखते हैं कि जो ताला उन्होंने बंद किया था ना, वो ताला अपने आप खुला हुआ है। कमरे के अंदर जाके वो महसूस करते हैं कि तापमान आज कल से भी ज़्यादा ठंडा है। इस बार कमरे के अंदर की चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर हुई होती हैं। अब ये सब देख के स्टेफना के पेरेंट्स ना डर जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी से तो इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो वो जाके अपने पड़ोसियों से बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, इत्तेफाक से उनके पड़ोसी भी जो होते हैं वो भी उनको यही सेम बात कहते हैं कि जी हाँ, हमने भी आपके कमरे से ये सारी आवाज़ें आती सुनी है। और स्टेफना के रूम के बगल जो लोग थे ना, उनको ये आवाज़ें ज़्यादा तेज आती थी। अब पड़ोसी और स्टेफना की फैमिली ने मिलके एक डिसीजन लिया कि जिस दिन की एक घटना है ना, उसी दिन रात में सब लोग एक साथ स्टेफना के घर पे ही रुकेंगे और सोएंगे। अरे होता क्या है ना कि जितने भी लोग थे वहाँ मौजूद,
वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं रिपीट पे अपने आप। अब की बार तो सामान इधर से उधर हो रहा था हवा में। आप ये समझिए कि कमरा बर्फ से ज़्यादा ठंडा और बाहर का तापमान नॉर्मल। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को वो एक्सप्लेन कैसे करें। खैर, अब बातें फैलने लगी। तो इसी बीच में स्टेफना के स्कूल के ना 3 टीचर्स स्टेफना के परिवार से मिलने आते हैं, जिसमें से एक नन भी थी। उस नन ने स्टेफना के पेरेंट्स को बताया कि स्टेफना के एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है बाइक एक्सीडेंट में, जिसके उसकी डेथ के कुछ दिन बाद स्टेफना और उसकी 2 दोस्तों को नन ने आहूजा बोट के साथ में स्कूल के पीछे एक खाली एरिया में देखा था, आहूजा बोट का इस्तेमाल करते हुए। जब नन ने उन सबको वहां पे डांटा और उस बोर्ड को उठा के फेंका, तो बोर्ड पे रखे हुए शीशे के ग्लास से कुछ सफेद चीज बाहर निकली और सीधे सीधे स्टेफना के नाकों से और कानों से एंटर करते हुए स्टेफना को उसने बेहोश कर दिया। स्टेफना बेहोश होके वहीं पे गिर गई। नन के मुताबिक ये स्टेफना के डेथ के 7 महीने पहले की घटना है। अच्छा, अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो कुल 7-8 महीने पहले से ही स्टेफना के ना बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। अब वक्त बीतता है। 2 साल बाद 1 नवंबर 1992 को स्टेफना के पेरेंट्स दोबारा से स्टेफना के रूम में जाते हैं। अचानक से वो रूम में रहते ही हैं कि अचानक से रूम अपने आप धीमे धीमे ठंडा होने लगता है और उनकी आंखों के सामने ही जीसस का क्रॉस उल्टा हो जाता है और धाड़ वो जीसस की फोटो जमीन पे गिर जाती है। कुछ सेकंड बीतते ही हैं कि स्टेफना की फोटो भी जमीन में गिर जाती है। स्टेफना की जो मदर होती है वो स्टेफना की फ़ोटो उठा के वापस दीवार पे टांगती हैं। विदिन सेकेंड्स वो फ़ोटो दोबारा नीचे गिर जाती है और फिर उनके फादर जो होते हैं स्टेफना के, वो उस फ़ोटो को उठाते हैं। अच्छा, वो फ़ोटो को उठाते ही हैं कि उनके हाथ से फ़ोटो छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। जैसे फ़ोटो नीचे गिरती है, उस फ़ोटो के बीचों बीच यानी कि स्टेफना की सिर्फ शक्ल पे आग जल जाती है। मतलब पूरा फ्रेम ऐसे का ऐसा रखा है, लेकिन सिर्फ उस फ्रेम की फोटो की शक्ल पे आग लगी है। ये सब चीज़ देख के ना घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब घर वाले एक प्लम्बर को बुलाते हैं और उस प्लम्बर से उस पूरे कमरे की ना सील पैकिंग करवा देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस दिन उन्होंने सील पैकिंग करवाई थी ना, उस दिन रात में आवाज़ बाकी दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी और सुबह उठ के जब वो देखते हैं ना, तो कमरे की सील भी अपने आप टूटी हुई थी। अब ये देख के वो सब डर जाते हैं और उनको सोचता है कि अब जाके पुलिस कंप्लेन कर ही देनी चाहिए। तो 26 नवंबर को स्टेफना के पेरेंट्स जाके पुलिस कंप्लेन करवाते हैं कि हमारे साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं और कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हमारे साथ, हमारे घर के अंदर। पुलिस की एक टीम उनके घर पे जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है, जिसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर जॉस नागरी। 2 कांस्टेबल के साथ जॉस नागरी घर के अंदर जाते हैं और 2 कांस्टेबल घर के बाहर तैनात रहते हैं। अच्छा, घर के अंदर जाते ही कुछ देर बाद उनको भी आवाज़ें सुनाई देने लगती, चिल्लाने की, चीखने की, दरवाजे पे खरोचने की, और इसके साथ साथ कमरा ठंडा पड़ जाता है। ठंडी हवाएं चलती है, बंद कमरे के अंदर ठंडी हवाओं का झोंका आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सामान वगैरह थे ना, वो भी अपने आप अपनी जगह से उड़ के दूसरी जगह पे गिर रहे थे। स्टेफना के फादर ने इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस को ये भी बताया कि जो उनका सबसे छोटा बेटा है ना, वो अपने आप से अपना बिस्तर बदल नहीं सकता है, लेकिन उसको रात में जिस बिस्तर पर हम सुलाते हैं वो सुबह उठ कर दूसरे बिस्तर पर होता है। पुलिस को इन सब चीज़ों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। किसी तरीके से भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। फाइनली 26 नवंबर को मैक्सिकन पुलिस में ना एक केस रिपोर्ट दर्ज होती है और 27 नवंबर को ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें पैरानॉर्मल
एक्टिविटीज की तरफ हिंट करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को अनएक्सप्लेनेबल बोला जाता है। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ, इसका पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। हाल फिलहाल ये कुछ तथ्य आपके सामने हैं जिनसे इस कहानी को हम आपके सामने लाने में कामयाब हो पाए हैं। इसके अलावा वेरोनिका नाम की एक मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, वो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, या कहें कि इस कहानी का एक अलग थोड़ा सा अलग रूपांतरण है। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।